किसी को मैथमेटिक्स में नहीं आता, किसी को लैंग्वेज में नहीं आता, एपिलेप्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मोटर विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, तमाम तरह के हैं। तो सभी ब्रेन इंजरी से, सब ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो है, लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं हो गया, हमने मोबाइल दिखा दिया, इसमें लॉकडाउन में बच्चे 2-3 साल तक निकले नहीं हो पाते, वहाँ पे चिल्लाने रोने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि दवाइयों को कोई काम नहीं है, ना बहुत जांचों का काम है। मुख्यतः उनके साथ कैसे माहौल दें, घर पे, स्कूल में और थेरेपी सेंटर में, जैसे आमिर खान की आपने देखा होगा फिल्म तारे ज़मीं पे, ऐसा माहौल दे के उनको ठीक करना है। तो यूके में जो हो रहा है, जिस तरह से उपचार किया जा रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, उसकी भ्रांतियाँ दूर करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर राहुल भरत हैं। उसमें क्या थेरेपी करनी चाहिए, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कई गलत तरह की थेरेपी हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल है, महंगी बहुत हैं लेकिन पॉपुलर हो गई हैं। जैसे स्टेम सेल ट्रांसफ़र करा लिया या ऑक्सीजन चैम्बर में कर लिया। तो इस तरह की थेरेपीज़ के बिहेवियर डिसऑर्डर में कोई काम नहीं है। उनका कुछ इंजरीज़ में काम है कि जहाँ स्पाइनल इंजरी होती है वहाँ पर स्टेम सेल दे के देखा गया है। तो लोग सही दिशा में उसको, और पेरेंट्स की एंग्जाइटी भी कम हो। तो मैं डॉक्टर राहुल भरत से चाहूँगा कि आप लोगों के सवालों का जवाब दें। धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए। तो मैं बता दूं कि मैंने यूके में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की पढ़ाई की है कैम्ब्रिज से, और 2014 में मैं जब इंडिया आया तो मैं यही सोच के आया कि इंडिया के लिए मुझे कुछ करना है, देश के लिए, शहर के लिए मुझे कुछ करना है। और मेरी जो नॉलेज थी वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे ही थी। और उस समय मैंने जीनियस लेन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर को खोला, जो कि उस समय प्रदेश का पहला चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर था, जहाँ पे डॉक्टर, थेरेपिस्ट और पेरेंट्स और बच्चे मिल के काम करते थे। और पिछले 8 सालों में हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है कि अगर बच्चे में डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसे कैसे पहचाने, और उस सिस्टम को हम शहर के सारे डॉक्टर्स की और प्रदेश के सारे डॉक्टर्स के पास पहुंचा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला सवाल ये होता है कि क्या बच्चे को कोई समस्या है, और वो समस्या जो अपने आप बेहतर हो जाए वो समस्या नहीं है। समस्या वो है जो बच्चे को 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे इफ़ेक्ट करे और उसके परिवार को इफ़ेक्ट करे। तो बहुत ही साधारण तरीके से हमने वर्ल्ड की बेस्ट एविडेंस बेस्ड जो नॉलेज है वो डॉक्टर्स को करने के लिए यूपी में ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम बनाया है, जो पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं और जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और हम पूरी तरह से यूपी पीडियाट्रिक एसोसिएशन से सपोर्टेड हैं, जो कि हमें बहुत मदद मिल रही है उससे। और जो भी डॉक्टर्स हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं उनको भी एक प्रोसेस मिल रहा है, एक तरीका मिल रहा है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपने एक पेशेंट देखा, फिर पूछा, फिर देखा, फिर पूछा, फिर पढ़ा, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। मगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया, फिर आप पेशेंट देखे, फिर जल्दी में देखे, फिर पेशेंट का उससे कोई ब्रेन की प्रॉब्लम्स में पेशेंट का उससे फ़ायदा नहीं होता। तो पहला समस्या हमारे लिए था कि बच्चों के अगर कोई समस्या है तो सही डायग्नोसिस हो, जिसके लिए यूपी के पीडियाट्रिशियंस ने पूरा इनिशिएटिव लिया है। कल हम आगरा गए थे और वहाँ भी हमने मोर देन 40 पीडियाट्रिशियंस को इन समस्याओं के बारे में ट्रेनिंग दी। और आज हम लोग लखनऊ में हैं, जहाँ पे मोर देन 140 साइकोलॉजिस्ट की हमने ट्रेनिंग कराई है। और उसके बाद कल हम लोग यूपी के पीडियाट्रिशियंस की ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो कि यूपी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एसोसिएशन से हो रहा है। तो हमारा पहला लक्ष्य ये है कि बच्चों में अगर ब्रेन की समस्या हो तो उसको बच्चों के डॉक्टर ही देखें, और उनके पास वो तरीके पता हों कि बच्चों का सही से डायग्नोसिस हो जाए। और दूसरा है कि अगर बच्चों में ऐसी कोई डायग्नोसिस है तो पेरेंट्स को पता तो हो कि उसका मतलब बच्चे के लिए क्या है। होता क्या है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, तो अगर उसको ये पता चले कि हाँ बच्चे में स्पीच डिले है, तो एक ही बात हो गई। हिंदी में बोल रहे हैं, बच्चा नहीं बोल रहा, पीछे में बोल रहे हैं कि स्पीच डिले है। क्यों नहीं बोल रहा है बच्चा, बच्चे की क्या समस्या है? तो उसके लिए हमने ऐप बनाया है, जो कोई भी पेरेंट्स, पूरे प्रदेश में कोई भी पेरेंट्स डाउनलोड कर सकता है। उनको बस गूगल प्ले स्टोर पर लिखना है जीनियस लेन पेरेंट सपोर्ट ऐप, और वो ऐप उनके पास आ जाएगा और बच्चों की ब्रेन रिलेटेड सारी समस्याओं को बहुत साधारण भाषा में हिंदी में बताया गया है। और ज़रूरी है कि जो भी पेरेंट्स अगर ये समझ रहे हैं कि उनके बच्चों में कोई समस्या है तो वो उसके लिए उसको देख सकते हैं। कल रात में हम लोग आगरा से आ रहे थे, मैं, डॉक्टर संजय निरंजन और डॉक्टर TR यादव। हमारी ट्रेन लेट हो गई और हम लोग जो आ रहे थे उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। तो जो चौथे थे उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं, और उनका बच्चा जो था वो आगरा में था, उसका EEG हुआ, MRI हुआ, और फिर वो मेदांता में गए और उन्हें पता चला कि मिर्गी के दौरे नहीं थे।
और फिर हमने जब बच्चे को देखा तो हमें लगा एक्चुअली तो बच्चे को ऑटिज्म की समस्या थी, और हमने उनको बोला, ट्रेन में ही हमने बोला कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऑटिज्म के बारे में जानकारी देख लीजिए। और सिर्फ 20 मिनट में उन्होंने वो जानकारी देखी और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने खुश होकर हाथ मिलाया हमसे और बोला कि आपने हमारी समस्याओं को समाधान किया, कि हम समझ पाए कि बच्चे की समस्या क्या है। तो ज़रूरी ये है कि डॉक्टर लोग के समझने के बाद पेरेंट लोग भी समझें कि बच्चे की समस्या क्या है, ताकि बच्चों के लिए गलत इलाज ज़्यादा इलाज ना हो। और थर्ड है कि इस इलाज का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए और ये बहुत सस्ते में और बहुत चीपली अवेलेबल होना चाहिए, घर के पास होना चाहिए। तो उसके लिए जीनियस लेन ये इनिशिएटिव ले रहा है और यूपी एकेडमी पीडियाट्रिक्स का प्रेजेंटेशन प्लान भी है कि पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं या शहर हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की नॉट ओनली ट्रेनिंग हो, हम अपना ऐप भी वो प्रोवाइड करें ताकि बच्चों का इलाज उनके घर के पास हो जाए और सिर्फ इलाज की कमी से या पैसे की कमी से किसी बच्चे का इलाज नहीं रुकेगा। सर, जैसे आपने भी कहा कि पेरेंट्स के साथ बच्चों का घर का तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। पेरेंट्स में ये सबसे बड़ी बात, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, बच्चा आया कि 2 दिन पहले पढ़ रहा है। जब कोई बीमारी ऐसी आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे बच्चे बीमारी क्यों है। सबसे बड़ी बात तो यही है, इसको कैसे जो है पेरेंट्स तक के बात पहुँचाएंगे। देखिए, हर पेरेंट्स, दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो आज का दौर छोड़कर। जी नहीं, वो हर बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए वो बदलने को भी तैयार रहते हैं, मगर उनके लिए आसान होना चाहिए। अगर बहुत कठिन बात बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है कि आसान कर दिया उनके लिए। क्या हम उनके लिए इतना आसान कर सकते हैं कि वो अपनी बिजी शेड्यूल, बिजी लाइफ में बच्चे के साथ जब इंटरेक्ट करें तो भी वो कर सकें? क्या हम उनकी आया के लिए आसान कर सकते हैं? क्या हम उनके ड्राइवर के लिए आसान कर सकते हैं? क्या हम उनके दादी, दादा, नाना, नानी के लिए आसान कर सकते हैं? तो हमने जीनियस लेन में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी को इतना आसान कर दिया है कि कोई भी उसको कर सकता है, उसके लिए बहुत समय नहीं चाहिए। और प्यार का जो 10 मिनट का जो समय है वो बिजी का 1 घंटे 2 घंटे के समय से भी बढ़ा के होता है कि आप बच्चे को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो वो बहुत ही आसान तरीके से हम करते हैं। 2 एरियाज होते हैं और जो बाकी 3 एरियाज होता है उसे कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें बच्चा जो है, जैसे आप अगर IAS एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, जैसे स्क्वायर, सर्किल, ये वो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उसमें आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको जो जानकारी है उसी को दिमाग लगा के नेक्स्ट स्टेप पे लाना है। ये रियल इंटेलिजेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर गेम की भी बात कर रहे हैं तो गेम्स भी अगर लिमिटेड अमाउंट में खेले जाएँ तो बच्चों का प्रोसेसिंग स्पीड, ब्रेन का प्रोसेसिंग स्पीड और फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ता है। ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में अगर, तो क्या है कि हमें देखना है कि एक बैलेंस बच्चा बने, कॉन्फिडेंट बच्चा बने और लाइफ में एक इंडिपेंडेंट बच्चा बने। तो हर एक चीज़ बैलेंस में सही है और आउट ऑफ बैलेंस कुछ भी, जैसे बच्चा दिन भर खा रहा है तो वो भी गलत है, दिन भर वीडियो गेम खेल रहा है तो वो भी गलत है, अगर दिन भर सो रहा है तो वो भी गलत है। तो सवाल ये है कि क्या अपने बच्चों को हम एक स्ट्रक्चर और बैलेंस दे सकते हैं, चाहे उनको ब्रेन की प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। मगर अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो और भी ज़रूरी है कि बस उनको एक सही डायरेक्शन मिल जाए और पेरेंट्स को एक सही डायरेक्शन मिल जाए। इम्पॉसिबल करके अगर बताया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ देखा है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उनका बिहेव जो है मिसबिहेव। अगर कॉलेज स्कूल में भी बात करो तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत टैलेंटेड है, कैचिंग पावर, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शैतानी बहुत करता है। होता क्या है कि बिहेवियर बच्चे की कम्युनिकेशन होती है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ऐसे नहीं बैठिए, हाथ को नीचे रखिए, हाथ को पैर पे रखिए, 2-4 बार अगर बोलूँगा तो आप भी नाराज़ होंगे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रोका टोका जाता है, फिर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको ताने भी कसे जाते हैं, और फिर जब बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको बिहेवियर डिसऑर्डर बोला जाता है। होना क्या चाहिए कि बच्चा अपनी लाइफ में लीड करे, इंडिपेंडेंट हो, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें वो आगे बढ़ पाए। अब मैं आपको बताऊं, विदेश में जो बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम बनाते भी हैं, और एक गेम बना के अगर आप स्टोर पे लगा दीजिए तो लाइफ में दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये है ना कि वहाँ पे हमने एक सिस्टम दिया हुआ है कि हाँ बच्चे हमें इंडिपेंडेंट करने हैं। हमारे देश में कंफ्यूजिंग सिस्टम है। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ 2-2.5 साल पे ABCD XYZ 1 2 3 4 ये पढ़ो, स्कूल जाओ, एक साइकिल शुरू हो जाती है। और स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है कि बस याद रखो याद रखो याद रखो। पढ़ाई क्या होनी चाहिए कि दिमाग खोलो दिमाग खोलो दिमाग खोलो। और अगर दिमाग खोलो और कॉन्फिडेंस हो जाओ तो फिर दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल को भी अनॉर्मल कर दिया जा रहा है।
तो यहाँ पे तो हम एब्नॉर्मल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, मगर इसका एक प्रोसेस हो जाएगा तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, क्या ये एजुकेशन सिस्टम में आप कह रहे हैं बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, आप बिल्कुल सही समझे कि एजुकेशन सिस्टम जो बना था, जिस समय एजुकेशन सिस्टम बना था उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट को लेबर्स की ज़रूरत थी। उनको वैसे लोग चाहिए थे जो पढ़ते लिखते उसको याद रखते। और अभी भी मैं कुछ दिन पहले एक स्कूल में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि टीचर ने बच्चे की मार्किंग करी है और उस बच्चे ने जो लिखा है वो सही था, बट उसने थोड़ा सा इधर उधर, उसका मतलब सही है तो उसके लिए उनके नंबर काट दिए। तो मतलब क्या है कि हम बच्चों से चाह क्या रहे हैं कि वो एकदम भी गलती ना करें, एकदम भी उनकी मेमोरी हो। तो अगर मेमोरी पे ही हम इस समाज की रचना करना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और बच्चों को स्कूल में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और यूके में क्या है कि हर बच्चे को स्ट्रेंथ और वीकनेस पे देखा जाता है कि उसकी ब्रेन की कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। तो वहाँ पे एक स्वस्थ समाज की रचना करना थोड़ा आसान हो जा रहा है। मगर यहाँ पे एक्सेलेंस चाहिए, प्रेशर चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो इससे जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंट में जो थोड़ा सा बच्चों में कमी रह जाती है, उनका तो कोई जगह है ही नहीं। यहाँ पे रैट रेस चल रही है कि कौन कितना आगे निकलता है, बिना ये सोचे कि जाना कहाँ है और कितना आगे जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हम किस समाज की रचना कर रहे हैं और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस समाज की रचना कर रहा है। और वो बच्चे क्या सिर्फ पढ़ने लिखने नौकरी करने के लिए बने या वो दिमाग खोल के कुछ नया क्रिएट करने के लिए बने। एक चीज़ आपने बताया था कि ऑटिज्म जो है का प्रेवलेंस लखनऊ में बढ़ रहा है, क्या आप कोई डेटा बता सकते हैं कि कितना बढ़ा है, पहले कितना था और कितना है? देखिए, डेटा ये है कि पहले 100 में एक बच्चे में था और अभी 1.6, हाँ 68 में एक आ गया है। तो ये डेटा है कि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन बढ़ा है, थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी पता ज़्यादा चला है और थोड़ा सा पेरेंट्स भी ज़्यादा जागरूक हुए हैं। तो उसका जो सभी जगह है, लखनऊ अकेले नहीं। सब जगह वही बढ़ा हुआ है। सर आपने ये कहा था कि दवा का इतना रोल नहीं है, बट तब भी पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि वो दवा की तरफ जाते हैं और इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड दे डू बैड फॉर द चिल्ड्रन। वही बता रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए और एज जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, सबका ब्रेन अलग है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑटिज्म क्यों होता है या डिसलेक्सिया जो तारे ज़मीन पे था वो क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि नेचर ये चाहता है कि कुछ इंसान ऐसे हों जिनका बहुत अटेंशन टू डिटेल हो, बहुत बारीक में काम कर सकें और जिनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो। तो ऑटिज्म एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी बोलूँगा, जिसमें बच्चों का अटेंशन टू डिटेल बहुत होता है और अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे काम से काम नहीं रखते, उनको दूसरे से मतलब नहीं। अब ऐसे लोगों को अगर नौकरी पे आप रख लो जो अपने काम से काम रखें और आपका पूरा हिसाब किताब देखें, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये एक